तो अब रिकॉर्डिंग पे भी आ गया है, मैं आपको वन बाय वन करके स्लाइड्स में बताते जाऊंगा। फर्स्ट इज द स्लाइड ओवरव्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट। नोटबुक ले लीजिए, 1 मिनट। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन इज विजुअल। थम्स अप करते रहा करिए, बीच में कहीं प्रॉब्लम है आप मुझे पूछ लीजिए। माइक को अनम्यूट करके, अभी मैंने माइक सबके म्यूट कर दिए हैं, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है किसी को भी तो आप माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये सब्जेक्ट का नाम है थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट, ओवरव्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट, एंड द सब्जेक्ट कोड इज ME302। माई सेल्फ इज योगेश अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट SIRT। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, ये नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। किसी को यदि दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा पर्सनली। सेकेंड स्लाइड, इट इज द डीलिंग विद द RGPB स्कीम। RGPB स्कीम में आपको मैथमेटिक्स दिख रहा है, थर्मोडायनेमिक्स दिख रहा है, मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बट आपको जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ ये रेड कलर्स में मैंने किया हुआ है, ME302 डिपार्टमेंटल कोर सब्जेक्ट, DC1 लिखा हुआ है। अब कोर सब्जेक्ट आपके चालू हो जाएंगे। इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, और इसका जो थ्योरी पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा। मिड सेमेस्टर 20 मार्क्स का रहेगा, और जो क्विज असाइनमेंट रहेगा 10 मार्क्स का रहेगा। इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल इस सब्जेक्ट में नहीं है, अलग से आपको थर्मल इंजीनियरिंग की लैब मिलेगी जो कि मैं आपको बता दूंगा। थर्मल इंजीनियरिंग की लैब आपकी ME306 है। ये DLC डिपार्टमेंटल लैब कोर 3 करके दिया हुआ है, थर्मल इंजीनियरिंग करके है, तो यहाँ पे इसके 30 मार्क्स रहते हैं। तो अभी हम मूव करेंगे थ्योरी के में, उसमें कि थ्योरी में 70 नंबर का थ्योरी पेपर होता है, 20 का मिड सेम है, और क्विज असाइनमेंट 10 नंबर का है, टोटल 100 नंबर है। लेक्चर जो रहेंगे वीक में 3 रहेंगे, ट्यूटोरियल 1 रहेगा। ट्यूटोरियल में आपको टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहूंगा एकेडमिक ग्रुप में, जो आपका एकेडमिक ग्रुप सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है उसमें मैं आपको पोस्ट करता रहूंगा। टोटल क्रेडिट आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है, ठीक है ना। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसकी फोटो जहां पे भी आपको लग रहा है कि यदि स्लाइड बहुत तेजी से चल रही है, आप फोटो भी खींच सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं हैंड को कि सर हमें स्लाइड को थोड़ा सा रोक लीजिए, फोटो खींचना है, लिख नहीं पाए, जो भी है। हम आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ में आपको यूट्यूब पे जो अपलोड होंगे लेक्चर उसकी भी हम कॉपी आपको उसकी भी लिंक प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी सब्जेक्ट जो आपका है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपके न्यूमेरिकल भी चलेंगे, डेरिवेशन भी रहेंगे, प्लस थ्योरी भी रहेगी। तो न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, थ्योरी वेटेज बहुत ज्यादा है। तो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट कोड ME302, थ्योरी एग्जाम 70 मार्क्स, मिड सेम एग्जाम 20 मार्क्स, असाइनमेंट 10 मार्क्स, टोटल आपके 100 मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है। देन मूव टू द सिलेबस। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? किस तरीके से हम थर्मोडायनेमिक्स को डील करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, कहाँ से ये निकल के आई ये चीज, कितने बार आप लोगों ने सुना है। आई थिंक 12th यदि आप लोग करके आए होंगे तो वहां पे हीट करके एक सब्जेक्ट है, तो हीट करके एक टॉपिक रहता है, सब्जेक्ट तो फिजिक्स रहता है, हीट टॉपिक रहता है, तो वहां पे आपको हीट वाले टॉपिक में थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट मिलता है। तो यहाँ पे उसी चीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला जो यूनिट है दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स लॉ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें चलेंगी, उसमें है प्रॉपर्टी, इक्विलिब्रियम, स्टेट, प्रोसेस, साइकिल, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड वर्क ट्रांसफर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इन अ प्रैक्टिकल फील्ड, और क्या लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ की। ये सारी चीजों का डिस्कशन हम वन बाय वन लेक्चर से करेंगे। तो L1, L2, L3 जितने भी आपके लेक्चर रहते हैं मैं आपको कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो इस स्लाइड आपको दिखाता रहूंगा। L1, L2, L3 जितने भी लेक्चर हैं सब सारी चीजें एक एक करके बढ़ती रहेंगी आगे। तो क्या इंपॉर्टेंस है इस यूनिट का, क्यों हम पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। जैसा कि हम बात करते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और फर्स्ट लॉ के बारे में, कि एनर्जी को, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया सकता है न ही नष्ट किया सकता है। एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज from one form to another form, that is the
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर में आता है। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है इसमें इस्तेमाल करेंगे कि मास और एनर्जी का जो बैलेंस है, कि मास किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी किस तरीके से एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, उस चीज का इंपॉर्टेंस इस यूनिट में रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंस, टू एवोल्यूट द परफॉर्मेंस ऑफ सिंपल इंजीनियरिंग सिस्टम एंड साइकिल। इंजीनियरिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, किस तरीके से उसको हम एवेल्यूट कर सकते हैं, और कौन कौन सी साइकिल इस्तेमाल होती हैं, या किस तरीके का फंडामेंटल रूल्स चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंस, एवेल्यूट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जो नीचे लिखा हुआ है एवेल्यूट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को एवेल्यूट करेंगे इन अ सिंपल होमोजेनियस सब्सटेंस। जो होमोजेनियस सब्सटेंस होते हैं जो कि अपनी फेस को कंटिन्यू रिमेन्स कांस्टेंट बनाए रखे रहते हैं, उसको हम होमोजेनियस सब्सटेंस बोलते हैं। और उस होमोजेनियस सब्सटेंस में किस तरीके से थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को एवेल्यूट कर पाएंगे वो पढ़ना है। प्रॉपर्टीज कई तरीके की होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती है। उन प्रॉपर्टीज को हम धीरे धीरे करके डिस्कशन करेंगे एक एक लेक्चर में। दिस इज द फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें कि आपका थ्योरी भी रहेगा, डेरिवेशन भी रहेगा, न्यूमेरिकल सेक्शन भी रहेगा। तो ये चीजें आपकी सेकेंड यूनिट में कवर होती हैं, जिसमें आप हीट इंजन, हीट रिजर्वायर, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, कार्नोट साइकिल, सेकेंड लॉ, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अवेलेबल एनर्जी क्या होती है, अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीज हम डिस्कशन करेंगे सेकेंड यूनिट में, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है कि मेन इंपॉर्टेंस इसका है कि प्रोसेस और साइकिल को सेकेंड लॉ का यूज करके किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड इंपॉर्टेंस, to determine the maximum efficiency and performance of thermodynamic equipment। ये किस तरीके से efficiency और performance को maximum बना सकता है सेकेंड लॉ को यूज करके of a thermodynamic equipment। this is the main importance of the second law of thermodynamics। third is the properties of steam। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, जैसे कि घरों में पानी गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करने के दौरान जो वेपर बनती है उसी को हम स्टीम के रूप में देखते हैं। इस चैप्टर में आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसमें आपको प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम के बारे में पढ़ना है कि स्टीम कैसे तैयार होती है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, और जो जो डायग्राम उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं HS, TS, PV या PH डायग्राम या TV डायग्राम, इन सब के बारे में पढ़ना है। ड्राइनेस सेक्शन क्या होती है, स्टीम टेबल का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, मॉलेर चार्ट क्या होता है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे थर्ड यूनिट में। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम को इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल के रूप में देखते हैं। पहला है एनालाइज द स्टीम फॉर्मेशन एंड स्टीम प्रॉपर्टी। क्योंकि स्टीम का इस्तेमाल स्टीम पावर प्लांट में होता है, ये सभी को पता है। एक तापीय विद्युत केंद्र जो होता है जिससे कि थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, और ऑल्सो कि थर्मल पावर प्लांट में यदि स्टीम इस्तेमाल हो रही है तो स्टीम जब इस्तेमाल होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज को पता होना बहुत जरूरी है। यदि प्रॉपर्टीज पता नहीं रहेगी कि किस तरीके से बिहेव हो रहा है उसका, किस तरीके से उसकी एक्सटर्नल एनर्जी निकल रही है, किससे वर्क डन कितना मिल रहा है, जब तक ये चीजें पता नहीं चलेंगी तब तक हम वो चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है ड्राइनेस सेक्शन को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से ड्राइनेस सेक्शन हमारी मेजर हो सकती है, कितने मेथड इस्तेमाल होते हैं ड्राइनेस सेक्शन को मेजर करने के लिए, वो हम डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंस में। तीसरा है हाउ टू यूज स्टीम टेबल एंड मॉलेर चार्ट। मॉलेर चार्ट और स्टीम टेबल का किस तरीके से इस्तेमाल होगा, ये यूनिट 3 में हम डिस्कशन करेंगे। चौथी यूनिट है एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जैसा कि साइकिल हमने फर्स्ट यूनिट में आपको फंडामेंटल के रूप में पढ़ेंगे, बताएंगे, उन्हीं साइकिल को कितने तरीके की साइकिल होती है, कहाँ इस्तेमाल होता है उनका, वो हमें देखना है। मार्केट में कई तरीके के इंजन चलते हैं, ऑटो इंजन चलता है, डीजल इंजन चलता है, गैसोलीन इंजन चलता है, और भी कई तरह के इंजन चलते हैं जिसके बेस पर साइकिल का नाम पड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे इस यूनिट में थ्योरी भी रहेगा, डेरिवेशन भी रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा। तो जो साइकिल अपने को यहाँ पे रीड आउट करनी है, स्टडी करनी है, वो है कार्नोट, ऑटो, डीजल, ड्यूल साइकिल और उनका कंपैरिजन। इसके साथ साथ ब्रेटॉन साइकिल है, इनका पीवीटी रिलेशनशिप है, मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर है, आइडियल गैसेस है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस मिक्सचर है। ये सारी चीजें हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल में पढ़ेंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि प्रैक्टिकल फील्ड में इन साइकिल का कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप टू व्हीलर चलाते हैं, तो टू व्हीलर चलाते वक्त मोटरसाइकिल में पेट्रोल जो डलता है उसमें ऑटो साइकिल का इस्तेमाल होता है, या जितनी भी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं जहाँ की आपकी 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का कॉन्सेप्ट है, या बोलना चाहिए एज अ फ्यूल, यदि हम पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ऑटो साइकिल कहलाएगी। सिमिलरली डीजल साइकिल का यूज वहां पे करते हैं जहां पे डीजल एज अ वर्किंग फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंस ये है, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द साइकिल। उन साइकिल के परफॉर्मेंस को किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे, वो चीजें हमें देखनी है। ये इसका इंपॉर्टेंस है कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा है या डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा है। तीसरा जो है, एनालाइज ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसका बिहेवियर हमें जानना है गैस का, उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर के बारे में जानना है कि क्या होती हैं। ये सारी चीजें हम इसके इंपॉर्टेंस में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। यूनिट नंबर 5, इट इज द लास्ट यूनिट, फ्यूल और कंबशन से रिलेटेड है। इस यूनिट में थ्योरी और न्यूमेरिकल सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, एक्चुअल और थ्योरेटिकल कंबशन प्रोसेस क्या होती है। एक्चुअल प्रोसेस क्या है, थ्योरेटिकल क्या है। थ्योरेटिकल में आपको पता है कि जो हम बात करते हैं वो ऑक्सीजन की सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल रहती है, या बोलना चाहिए कंबशन कंप्लीट होता है, वो हम थ्योरेटिकल कंबशन प्रोसेस में बात करते हैं। लेकिन एक्चुअल कंबशन जो होता है वो कंबशन थ्योरेटिकल से अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि एक्चुअल कंबशन के केस में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और प्रॉपर अमाउंट में जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कंबशन प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाएगी, है ना। कंबशन कंप्लीट नहीं होगा। जैसे जंगल में आग कभी लगती है तो वहां पे जो कंबशन है प्रॉपर अमाउंट में नहीं रहता है एयर का, इसलिए कंबशन एबनॉर्मल साइज में होता है। ठीक है। या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट लॉ किस तरीके से अप्लाई करेंगे उस रिएक्टिंग सिस्टम में, एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ये सारी चीजों को हम डिस्कशन 5th यूनिट में करेंगे। तो ये सारी चीजें एक एक यूनिट में आपको लेक्चर्स के रूप में कन्वर्ट होकर आपको दिखाई देंगी। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हमें सारा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेना है, या कोई भी सब्जेक्ट हमें रीड आउट कर लेना है, पढ़ लेना है। आपको 3-4 महीने का टाइम है, एक महीने में आपकी 12 से 15 क्लासेस रहेंगी, तो आपकी 1 से सवा यूनिट कवर होती जाएगी। तो उस 3-4 महीने के ड्यूरेशन में आपके मिड सेम भी होंगे, आपके ट्यूटोरियल भी होंगे, यूनिट टेस्ट भी होंगे, और साथ ही साथ में कुछ असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड की जाएंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस यूनिट का, पहला इंपॉर्टेंस है एनालाइज द एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल कंबशन। उस एक्चुअल और थ्योरेटिकल कंबशन को एनालाइज करिए, फंडामेंटल कंबशन प्रोसेस का क्या है उसको अप्लाई करिए, देखिए कि क्या होता है कंबशन प्रोसेस के मेन फंडामेंटल, और उन एप्लीकेशन क्या है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी कंबशन प्रोसेस में कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अपने पास जो लॉ चलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो इन सबके एप्लीकेशन इन प्रैक्टिकल फील्ड, जीरोथ लॉ का थर्मोमीटर में होता है। घर में यदि थर्मोमीटर आप देखते हैं कि थर्मोमीटर से आप बुखार चेक करते हैं अपना बॉडी का, फिर उसके बाद उसको निथार के रख देते हैं, तो वो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ में आता है। फर्स्ट लॉ का आप एप्लीकेशन इंजन वगैरह में देखते हैं। सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन आप पावर प्लांट में देखते हैं जहाँ की एनर्जी का लॉस होता है। थर्ड लॉ का एप्लीकेशन कंबशन प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें 1 बाय 1 करके हम डिस्कशन करेंगे। अब क्या एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट का, इसके बारे में हमें देखना है। ठीक है। कहाँ कहाँ पे इस थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट जो है
एक थर्मल की फील्ड का सब्जेक्ट है, और यहाँ से आपके थर्मल के सब्जेक्ट की शुरुआत हो जाती है। तो पहला जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, दूसरा आपको थर्मल पावर प्लांट या बोलना चाहिए एनर्जी कन्वर्जन के रूप में मिलेगा, थर्मल इंजीनियरिंग गैस डायनेमिक्स के रूप में मिलेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, या आपका बोलना चाहिए थर्ड ईयर में मिलेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स आपको फोर्थ सेमेस्टर में मिलेगा, जो आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ये आपको फोर्थ सेमेस्टर में मिलेगा। इंटरनल कंबशन इंजन फिफ्थ सेमेस्टर में मिलेगा। टर्बो मशीनरी आपको सिक्स सेमेस्टर में मिलेगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है आरजीबी की स्कीम चेंज होती रहती, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि फिफ्थ में कि सिक्स में, है ना। लेकिन फोर्थ में फ्लूइड मैकेनिक्स है और थर्ड का आपका थर्मोडायनेमिक्स, ये आपका फिक्स है। फिर फिफ्थ के हिसाब से आपको हो सकता है आरजीबी स्कीम कल के डेट में चेंज कर दे तो फिर दिक्कत है। ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट आपका जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ये भी आपका थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट का एक पार्ट है। इससे ब्रांचेस निकल के आई हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस निकल, थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांचेस निकल के आई, तो ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट चलता है। इसी तरीके से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एक सब्जेक्ट होता है, तो ये आपको फाइनल ईयर में देखने को मिलेगा। गैस टरबाइन एंड जेट प्रोपल्शन ये इलेक्टिव सब्जेक्ट में चलता है, जो कि फाइनल ईयर के इलेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपको 7 सेमेस्टर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोर्स आउटकम क्या है? कोर्स आउटकम आप इससे क्या सीखेंगे, क्या आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं? तो इसके लिए कोर्स आउटकम में आपके पास जो चीजें चलेंगी वो है फाइंड वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज इन टेबल। कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज रहती हैं उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा टेबल में से। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन सी होती है, उनको किस तरीके से पीटी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर आपका वाई एक्सिस में रहेगा, टेम्परेचर आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रहेगा। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, कई बार आपका जो प्रेशर यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, तो प्रेशर वर्टिकल में रहेगा, वॉल्यूम आपका हॉरिजॉन्टल में रहेगा। टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम, टेम्परेचर आपका वर्टिकल में और वॉल्यूम जो हॉरिजॉन्टल में रहेगा। यूज स्टीम टेबल एंड द मॉलेट चार्ट, मॉलेट चार्ट और स्टीम टेबल का किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, ये कोर्स आउटकम में है। एक्सपांशन प्रोसेस और कंप्रेशन प्रोसेस क्या होती है, क्लोज सिस्टम में इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इनको कैलकुलेट किया जाएगा। और किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मास को हम डिटरमाइन करेंगे चेंज ऑफ मास में। तो जो मास आपका कंजर्व हो रहा है, सेफ हो रहा है, उसको किस तरीके से मास को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होगा, ये हम कोर्स आउटकम में बात करेंगे। व्हाट आर द रेफरेंसेस बुक, कौन कौन सी बुक चलेंगी वो आप देख लीजिए, इसकी आप फोटो भी ले सकते हैं कि रेफरेंस बुकें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो फंडामेंटल बुक चलती है वो पीके नाग की है, जो आप देख रहे हैं, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की, लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अब चूंकि आपके पास यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, तो इनकी यदि सॉफ्ट कॉपी दी होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। जिस जिसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी मैं आपको प्रोवाइड आपको कर दूंगा, है ना, वाया आपको मेल के थ्रू या जैसा भी आपको लगे। तो ये मैग्रा हिल पब्लिकेशंस में है, 5th एडिशन है, पीके नाग की बुक है। आरके राजपूत की बुक आती है थर्मल इंजीनियरिंग की, जो कि सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज में रहती है, लक्ष्मी पब्लिकेशन में है, न्यू दिल्ली की है। तो ये आरके राजपूत की किताब चलती है थर्मल इंजीनियरिंग की। आर यादव बुक है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की, सेंट्रल पब्लिशिंग हाउस की है, इलाहाबाद से निकलती है, ये भी काफी अच्छी किताब है। और चौथी बुक आप जो देख रहे हैं माई सेल्फ, ये आपको किताब यहाँ पे लाइब्रेरी में मिल जाएगी, इसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास भी नहीं है। तो योगेश अग्रवाल एंड जेएल बगोरिया, ही इज माई गाइड, तो पीएचडी गाइड है हमारे, तो इनके साथ में एक बुक लिखी हुई है, तो टेक्स्ट बुक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लाइब्रेरी में रखी हुई है, धनपत राय पब्लिकेशंस में चलती है, न्यू दिल्ली से निकलती है, तो ये लाइब्रेरी में किताब रखी है। ये 50 कॉपीज अराउंड रखी है लाइब्रेरी में, मैंने मंगवाई थी। Evolutions will be continuous and integral parts of the class as well as for the external assessment. जिस तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस देंगे क्लास में, उसके हिसाब से आपका एवोल्यूशन शीट तैयार होगी, आपकी मार्किंग होगी, ठीक है। थैंक यू, इतना ही था आपके इधर पे। यहाँ पे यदि किसी को कुछ पूछना है तो माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम अब 4 मिनट बचे हुए हैं, ज्यादा टाइम अपने पास बचा नहीं है। जी पूछिए कृतिक। सर यूनिट 4 एक बार फिर से दिखा दीजिए। जी यूनिट 4 है एयर स्टैंडर्ड साइकिल।
दिख रहा है आपको? इसमें थ्योरी भी Yes, रहेगा, sir. डेरिवेशन भी रहेगा, न्यूमेरिकल पार्ट भी रहेगा। तो इसमें 5 साइकिल इस्तेमाल होती हैं, कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल और ब्रेटॉन साइकिल। ये 5 साइकिल हैं। जिसको भी बोलना है माइक को अनम्यूट करिए। नितेश आपको बोलना है क्या? माइक को अनम्यूट करके बोलिए। सर इसका यूनिट 1 दिखा दीजिएगा पूरे का। यूनिट 1 दिखा दे। यूनिट 1 ये एंड है। सर हाँ यस सर। सर मैं पूछा था ये लेक्चर की वीडियो मिल जाएगी? सब मिलेगा, मैंने कभी बोला मतलब ना, सब मिलेगा, सब मिलेगा, यस सर सब मिलेगा। यस सर यस सर बेसिक कॉन्सेप्ट एंड लॉ। इसकी फोटो खींच लीजिए जिसको खींचना है। यस सर। सर जो सर ऑटोमोबाइल नोट्स है सर इसमें एक एक करके, वन बाई Okay. वन। हाँ पूछिए, रितु पूछ रही है। रितु जी पूछिए। हाँ सर नोट्स मिलेंगे। नोट्स मिलेंगे, सब मिलेगा, एवरीथिंग। ऑफलाइन की कोई भी चीज की कमी नहीं आएगी, ऑनलाइन की बल्कि और बढ़ जाएगी। ऑनलाइन का आपको यस सर। वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, और ऑफलाइन में जो चलते थे आपके असाइनमेंट ट्यूटोरियल सब मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है? सर असाइनमेंट मिलेगा? असाइनमेंट भी मिले? क्यों असाइनमेंट नहीं करोगे क्या? खर्चा बढ़ गया सर तब। नहीं, आपको जो भी असाइनमेंट देने हैं वो असाइनमेंट आपको